बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे लोगों को जब आप सुनते हो तो वो लोग आपको स्टोरी टेलिंग के पैटर्न्स क्रैक करके बताते हैं। जैसे क्रिस्टोफर बुकर करके एक राइटर हैं, उन्होंने बताया कि सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ स्टोरीज ही होती हैं वर्ल्ड के अंदर। जब हम खाने को लेकर इतना कॉन्शियस हैं तो हम कंटेंट को लेकर इतना कॉन्शियस क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी मेंटल फिटनेस आपके कंटेंट पे डिपेंड करती है। मुझे राइटिंग करनी थी बट एज सच राइटिंग का कोई कोर्स नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम राइटिंग फॉर द मीडिया, मास मीडिया में प्रिंट भी आता है, टेलीविजन भी आता है, ब्रॉडकास्ट भी आता है, डिजिटल भी आता है, सब आता है। क्योंकि आपको कोई फील्ड सुनने में हो सकता है बहुत अच्छा लगे, पर वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन इट यू माइट नॉट लाइक इट एज मच। सिंस चाइल्डहुड ओनली शी हैज इनकलकेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग क्वाइट वेल। सो वो तो था ही कि पढ़ना तो है ही, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। She used to write letters to Mithun and Udit. I think she has replies also from some of them. Wow. Reading films is a very interesting thing. आपका मजा बढ़ जाएगा मूवी देखने का. If you hold any one genre of anything for too long, you become very possessive of it. तुमको लगता है उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है. Which are low budgeted, which are more of the story, which are more focused on the characters. आपको वो पर्सनली ज्यादा पसंद हो सकती है. But I still would suggest कि you watch DDLJ. You watch Veer Zara, you watch these things because it makes you understand how people think. You start asking questions more and you start looking for answers less. I think that is something which is a very good habit that will help you survive a lot of your life. एक आर्टिस्ट का रोल हमेशा बाउंड्रीज पुश करना आना चाहिए, क्योंकि बाउंड्रीज में तो हम रह ही रहे हैं. वैसे तो दुनिया में सभी लोगों की अपनी अपनी यूनिक पर्सनालिटीज होती हैं, बट सम पीपल जस्ट इंट्रीग यू एंड फैसिनेट यू. कुछ लोग इंटेलिजेंसी और ब्यूटी के फिटिंग एग्जाम्पल्स होते हैं. उन्हीं में से है हमारी आज की गेस्ट सलोनी शर्मा. The youngest guest on our show, Saloni, is a writer. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलोनी ने काफी यंग एज में ही ये डिसीजन ले लिया था कि उसे राइटर ही बनना है. She is a strong, bold and opinionated person who never shies away from being completely honest with you. इसीलिए आज का एपिसोड एक करियर इंटरव्यू के बजाय दो क्रिएटिव्स के बीच एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन है. स्कूल के बाद सलोनी ने मिट्टीभाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स से बैचलर इन मास मीडिया में अपना ग्रेजुएशन किया है और फिक्शनल राइटिंग में उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है. तो इस एपिसोड में हमने बात की है अबाउट हर बीएमएम कोर्स, व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज ओपन आफ्टर दैट, हर राइटिंग हैबिट्स, हाउ टू डील विद राइटर्स ब्लॉक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड व्हाट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स वी नो टू एनालाइज स्टोरीज अराउंड अस. बेसिकली वो सब कुछ जो हम दोनों ने अभी तक लर्न किया है एज एस्पायरिंग क्रिएटर्स. सो सिट बैक एंड एंजॉय. आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है. हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट सीखना जरूरी. You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. Hello, hi Saloni, welcome to Pink City Podcast presents Creative Shots. It's been a very long time since we discussed that we'll shoot. मैं तो आपको बताता हूँ कि मुझे सलोनी फर्स्ट टाइम मुझे कैसे पता लगा सलोनी कौन है. बिकॉज वो राहुल की फ्रेंड है, ओजस की फ्रेंड है. ओजस हमारा एक कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है. तो ओजस ने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था और उसकी क्लिप मुझे राहुल ने दिखाई जिसमें सलोनी और ओजस गुड आर्ट वर्सेस बैड आर्ट डिस्कस कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक कि कौन है ये लड़की जिसे मैं नहीं जानता. वो पू मोमेंट हुआ. तो शी वॉज वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड अनअपोलोजेटिक अबाउट हर अनपॉपुलर ओपिनियन ऑन, दे वर डिस्कसिंग कबीर सिंह और अदर वेज ऑफ आर्ट कि वो कैसी है. एंड शी इज द यंगेस्ट गेस्ट राइट नाउ ऑन दिस सीरीज, बट आई थिंक शी रियली हैज what I say ki caliber to talk about art stuff that we are going to discuss today. So and being welcome. problematic. Yeah. So the first thing that I want to know is सबसे पहले कब realize हुआ कि that writing is your primary medium of expression और इसे मैं develop कर सकती हूँ as a skill? I think this started very very early because school में I used to, मेरा favorite mode of expression was two things. One, I love dancing. तो दैट वॉज वन थिंग. द अदर वॉज डिबेट्स. मुझे डिबेट्स में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. आई थॉट दे वर रियली फन बिकॉज वन आई वॉज वेरी अग्रेसिव एंड टू आई लाइक आर्ग्यूइंग, बट ऑल्सो बिकॉज आई थॉट दे हैड सम रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. सो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन एटलीस्ट इन स्कूल कि ठीक है राइटिंग को इस तरह से भी पुट अप किया जा सकता. ऑब्वियसली एट दैट टाइम दे डिड नॉट लेट अस राइट द content of it, but it started I think more through speaking. Okay. And more through just listening and understanding. Okay, this is, you can make talking sound very fun.
and very ऐसे interesting. So I think that was very interesting to me. Okay, someone will listen to me if I talk good. So that's how writing came more into place. कि, okay, I want to write also well, so I don't need to depend on someone else for that. got it. So but what was the first time घर में ऐसा कोई माहौल था कि लिखते आंटी लिखती थी, अंकल लिखते थे, ऐसा कुछ? मम्मी मम्मी को बहुत शौक था. I mean, since childhood only she has inculcated the habit of reading quite well. So वो तो था ही कि पढ़ना तो है ही. Books are very important. So she introduced me to books. My teachers also, I had a teacher from LKG. She is still a very good family friend and a mentor, has been for many years. And she also taught me that you should never leave books. So it was more from reading than it came from expressing. Because I read a lot, I thought it came more naturally. Now, both your children, Farhan and Zoya, are very accomplished, both writers and directors. So, when they were growing up, did you see this spark in them, and did you do anything about it? Did you lead them towards reading? So what was it like? Children don't do what you tell them to do. Children do what you do. Right. Zoya and Farhan, right from their childhood, used to read books. And I must, in all honesty, confess that in spite of being so busy as they are, perhaps they read more than me nowadays. Okay. Because when they talk of a book, taking it for granted, that obviously our father must have read it. So I have to nod wisely while I have not read that book. So this embarrassing situation comes quite often in my life nowadays. So they read because they saw books at home. Yeah, They saw exactly. that the father is reading, Yeah. the mother is reading. Yeah. And that's how they take it for granted that this has to be done. अब जो बच्चे के घर में किताब ही नहीं है, और बहुत से लोगों के घर में यहाँ पर बहुत अच्छे घर हैं, वहाँ बुक्स नहीं हैं. Yeah. और जो बुक्स हैं, believe you me, they have not bought those books themselves. Those books are bought by the interior decorator to match the curtains. It's a fact. In many offices you will go, you'll see Encyclopedia Britannica. Yes. Because it is dark brown leather cover, it matches the furniture. So if the child is brought up in this atmosphere, don't blame the child if the child is not reading after growing up. I also read, so does Rima. I don't think you can be a writer if you're not a reader. I personally don't believe it, because there's a sense of fiction. We were both literature students, so there's a sense of fiction, there's a sense of story that comes in, creating a world. There's something that comes out of books that I don't know, it's just organic to you, how you see a space. When you're reading, it just gives you a certain sense of how to develop characters, build characters. It was not, the intention was not writing. The intention was more to read, and as you read much, I think it becomes a part of you. True. Because you read a lot, so you want to express it like that. My mom used to send letters and all to actors and singers and everybody. अच्छा, She was very interested in just expressing through writing, I guess. अच्छा. She sent one to Mithun. She sent one. She's sitting right in front of me, and if she hears, she's going to be very mad. I'm making this information public. But she used to write letters to Mithun and Udit Narayan. I think she has replies also from some of them. Wow. पता नहीं कहाँ रखे हैं छुपाकर, पर हैं replies. I know that much. Nice. So early days में आपको ये पता लग जाता है कि राइटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग मीडियम है. अगर उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को भेजा है लेटर और उसका रिप्लाई आया, या तूने लिखा और उससे तुझे पता लगा कि तेरी स्पीच कितनी इंप्रूव हो गई है, तो राइटिंग एज अ मीडियम जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपको समझ आने लग जाती है, जो मुझे बहुत रिसेंटली अब आई है पिछले 2-3 साल में. उससे पहले मुझे लगता था कि ठीक है, भावनाओं को समझो यार, मैं जो कहना चाह रहा हूँ. अगर तुम्हें मेरी बात लिटरली बहुत लोगों को लगता है, सब फील करते हैं कि, and I understand also because writing and reading are sort of privileges. बहुत लोगों को नहीं मिलता, तो ये obvious बात है कि जो इंसान बोलना चाह रहा है वो समझ आना चाहिए. But I think if you've had the privilege, it's a good investment in a way. Correct. Even if you're not into writing, or if you don't want to make it a profession also, it's something that is very interesting to learn. Because once you know how to talk, once you know how to write, you can easily express however you're feeling. It makes for good communication with people, and
it just makes you feel much more confident. वर्ड्स जो है वो थॉट नहीं है, जैसे कि ईंटें मकान नहीं है, लेकिन मकान ईंटों से बनते हैं। अगर ईंटें कम हैं तो छोटे मकान बना पाएंगे आप। आपके पास जितने शब्द होंगे उतना क्लियरली आप सोच सकते हैं और उतना क्लियरली आप कन्वे कर सकते हैं। आजकल मैं अक्सर सुनता हूँ खासतौर से यंग लोगों से, यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं उनसे कहता हूँ नो आई डोंट नो व्हाट यू मीन, बता। यू नो व्हाट आई मीन जो है उसमें शब्द खत्म हो रहा है। मेरे लिए स्पेसिफिकली आई फेल्ट सो मच मोर कॉन्फिडेंट वंस आई न्यू हाउ टू रीड बेटर एंड राइट बेटर, क्योंकि मुझे पता था कि व्हाट आई एम सेइंग विल रीच हुएवर आई एम सेइंग इट टू। तो उससे अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप खुद को डाउट नहीं करते कि जो मैंने बोला वो उसको समझेगा कि नहीं समझेगा, सही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मुझे पता था सही ही पहुंचेगा। तो आई थिंक दैट मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ आई कम्युनिकेटेड विद पीपल। मेरा सीन ऐसा था कि मुझे लगता था मैं मेरी बात समझा दूंगा इफ यू गिव मी अ स्पेस, बट फिर सामने वाला कहता है मैं नहीं समझ पा रहा, तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार, तो ऑफ कोर्स वो गलती निकालते थे मेरे स्पीच में, द एग्जांपल्स दैट आई यूज्ड टू यूज। और फिर मैं उनको बोलता था कि यार भावनाओं को समझो यार, तुम वो उस पे मत जाओ जो मैं कह रहा हूँ, तुम बात समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट फिर वो वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। वंस आई स्टार्टेड रीडिंग इन 2000 आफ्टर 2017 एंड देन ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड राइटिंग, बिकॉज वो जो तूने बोला कि जितना आप पढ़ते हो ऑटोमेटिकली वो राइटिंग में निकलने लगता है, आपको मन करता है कि मैं लिखूं कुछ। एंड देन और फिर जब आप स्पीकर्स को सुनते हो, स्पेशली जावेद अख्तर, आई वुड टेक अ नेम, दैट द वे ही सेज समथिंग, मतलब ऐसा लगता है कि जो दिमाग में है वो ही बोलने की कैपेबिलिटी आ जाती है, वो स्किल आ जाती है कि जो मैं सोचता हूँ मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ सबको कि ये है। प्लस 100%, और प्लस आप किससे बात कर रहे हो। अगर आप यंगस्टर से बात कर रहे हो तो उनको क्या समझ में आएगा, अगर आपने एल्डर्स से बात कर रहे हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहे हो, तो आई थिंक रीडिंग राइटिंग हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट बेटर टू अक्रॉस द एज ग्रुप। I think a lot of people do it. A lot of young kids write diaries. मतलब I remember specifically उस टाइम पे वो लॉक वाली डायरीज आती थी, if you remember, की लगता था उसमें, उससे कभी लॉक नहीं होती थी, but those were interesting gadgets to have. तो I think I saw one at a stationery or something, and I thought कि मेरे को ये चाहिए। अब डायरी ले ली तो उसका करना, obviously you'll have to write in it. So I started diary writing, but the more you write, the more you become paranoid of it. So I started diary writing. I started journaling, but then I stopped also very fast because I was more paranoid what if someone reads it. But yeah, I think diary writing was my very first introduction to writing more freely and more just about expressing what I felt. That's how I started. If you are comfortable, आप लगता है क्या लिखते थे, मतलब जर्नलिंग, मतलब मन में जो आ रहा है वो ऑब्जर्व किया वो, बिकॉज मैं बताऊं मैंने शुरू किया तो मैं तो ऑब्जर्वेशंस लिखता था, मतलब मुझे जो लगता है कि यार मैंने सीखा ये है घर में या स्कूल से, बट दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा है, तो जो भी इंटरेस्टिंग लगता है या जो भी मेरे वर्ल्ड व्यू के अगेंस्ट जा रहा है, जो मुझे सरप्राइज कर रहा है, इज टू राइट दैट। मेरा थोड़ा सा mine was more like, okay, I'm a single child, so, and my mom and dad both are working, so I did not have like, मेरा conversation बहुत कम था, and it's not like my mother didn't ask, obviously she did कि क्या चल रहा है स्कूल में, how's friends and everything and all of that, but there's a point after which you cannot have that sort of communication with your parents. Specifically, I mean, okay, she asked me after I came back from school कि क्या था, मैंने बता दिया कि आज ये हुआ, but उसके बाद if there's something specific I want to talk about, and if she is down with her patients and everything, then I can't tell her that. And फिर मेरे दिमाग से भी निकल जाता था, उसका मूड चला जाता है. So I think that's where the diary thing came in, that I used to just write what was happening in my life, my situation with my friends, or however it was. It was less of the worldview, it was more of personal relationships and my personal opinion of just life and everything. And school में I was the very participative kind of a child. तो मेरे पास बहुत चीज़ होती थी लिखने के लिए. इससे झगड़ा हो गया, जैसे हुआ वैसे हुआ. I had enough gossip to write about. So that was fun. And I think if you're a child that spends a lot of time alone, your brain becomes more curious because you start, अब कोई बात करने को नहीं तो आप क्या करोगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, आप चीज़ों के बारे में सोचोगे, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी and all of that. So I can't really call it a big crisis, but like a small 15-year-old identity crisis sort of situation happened कि यार क्या चल रहा है दुनिया में and this and that.
all sorts of questions depending on what is happening in my school, what is happening in my friendships, what is happening around the world, the little bit news that I got to watch. So it was very monumental, I say, 15, 16-ish age. Got So I became extremely observant, I would say. And I think if you've noticed, what we write has a very specific authority line, because it usually includes people who are in authority. You can't really tell them what is happening. So the जितना ज़्यादा difference आपके और आपके सामने वाले इंसान में authority wise होता है ना, तो I think that much space goes into writing specifically, because the more space there is, the less you will tell them. Even with friends, I used to write much less about my friends, because I could tell them, let's see, this is what I'm feeling, this is what I have trouble with. तो वहाँ कॉन्वर्जेशन ज्यादा थी, इसलिए राइटिंग का स्पेस कम था. यहाँ कॉन्वर्जेशन कम थी, इसलिए राइटिंग का स्पेस ज्यादा. आई फील आई राइट मोर अबाउट द थिंग्स about which I can't really talk about, or about people I can't really talk about or talk to them about. राइटिंग ना अब तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके ब्रेन का एक बहुत प्रिमिटिव काम होता है मेमोराइज करना. लेकिन अब आप दिन भर ऐसे वर्ल्ड में रहते हो जहाँ पे इंफॉर्मेशन 24/7 आ रही है, तो नाउ योर ब्रेन डजंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन जितनी आप इनटेक कर रहे हो. तो वहां पे डायरी राइटिंग बिकम्स अ आउटसोर्स ऑफ मेमोरी, दैट जो भी आज मेरे दिन में हुआ या जो भी मुझे बग कर रहा है, जो भी मेरे दिमाग को मेमोराइज करना पड़ रहा है, अगर मैं वो डायरी राइटिंग में जर्नल में लिख देता हूं तो मेरे दिमाग को शांति मिलती है. It's kind of a initiation of meditation when you can focus on important things and you can outsource a memory. A lot of people, especially if they've started writing in later ages, उनको अपना they criticize themselves a lot. I've seen, including myself. आप अपने काम को बहुत criticize करते हो कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. When I started writing, I cannot word it better. It was very cringe. I still read it and I'm like, क्या है ये, क्यों है? Why does this exist? It's so cringe, I cannot tell you. But then now I know that okay, that was the beginning of it, and slowly you get better once you. आप अगर किसी चीज को शुरू ही नहीं करोगे तो उसमें improvement का तो चांस ही नहीं होता. Exactly. So when people, I think children don't have that. They are very open-minded and they don't feel कि कोई चीज़ बुरी है, अच्छी है. तो अगर उस एज में डेवलप होती है तो आप खुद को डाउट कम करते हो. बच्चों में सेल्फ डाउट बहुत कम होता है. True. But as we grow older, it's more about obviously लोग क्या कहेंगे and all of that comes in. So I think that is one thing I would expect anyone, or hope that anyone keeps in mind if they want to write, कि please don't doubt yourself and just write. It will slowly become better as you read more or get more towards classic writings, और simplistic से ज़्यादा complicated में जाओगे तो starting तो obviously सबकी 1 से ही होती है. कोई 10 से तो start करता नहीं है. So now coming to your course, BMM, Bachelor in Mass Media, I want to know कि जो पिंक सिटी पॉडकास्ट मेजर हम काम यहाँ करते क्या है, कि कैसे हमारे गेस्ट ने डिसाइड किया कि उसको ये कोर्स करना है, ये कोर्स क्यों करना है, बाकी और कौन से कोर्सेज थे, और कैसे आपने रिसर्च करी, और हाउ डिड दैट टाइम यू लैंडेड कि हाँ यही चीज है जिसको मुझे ऑप्ट करना है लाइफ में. So मुझे राइटिंग करनी थी, बट एज सच राइटिंग का कोई कोर्स नहीं होता है बैचलर्स का, कि बैचलर्स इन राइटिंग करके कुछ है नहीं. तो एक ऑप्शन, वेरी बेसिक ऑप्शन इज ऑनर्स, कि आप किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हो, मतलब इंग्लिश में ऑनर्स कर सकते हो, तो वो आपको वो सिखाते हैं. बट आई फाउंड दैट टू बी ऐसे वेरी स्पेसिफिक, और मुझे लगा कि इसमें राइटिंग का ज़्यादा स्टाइल या ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, कि ठीक है राइटिंग फॉर व्हाट. एट द एंड ऑफ द टाइम राइटिंग फॉर द मीडिया, मास मीडिया में प्रिंट भी आता है, टेलीविजन भी आता है, ब्रॉडकास्ट भी आता है, डिजिटल भी आता है, सब आता है. तो मुझे वो दैट आई फाउंड क्वाइट ऐसे, आई डिड नॉट थिंक इट हैड मच स्कोप फ्रॉम व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू. फिर दूसरा ऑनर्स, जर्नलिज्म वाज माय सेकंड ऑप्शन. जर्नलिज्म I thought of कि ठीक है, फिर journalism is the next thing to go for. Bachelors of Journalism and Mass Comm होता है शायद. तो पर again I thought this is a very specific field. Once if I do this, then all I can go into is journalism. तो मेरा उस टाइम पे वैसा चल रहा था कि ठीक है इसमें इंटरेस्ट बन सकता है, पर सिर्फ इसमें I don't want to be in a place जहाँ मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ना हो. तो that's when I did more research and I came कि हाँ ठीक है BMM करके भी कोई चीज़ होती है, एंड इन दैट यू कैन लर्न अबाउट मल्टीपल
प्लेसेस उसमें जर्नलिज्म भी होता है, उसमें PR भी होता है, उसमें एडवर्टाइजिंग भी होता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न अबाउट. सो आई वाज लाइक ओके दिस सीम्स लाइक अ मोर रीजनेबल चॉइस, सिंपली बिकॉज आई थॉट कि इसमें आई विल लर्न मोर about different styles of writing and not just one idea of what I want to write about or who I want to write for. It does it doesn't confines you basically. हाँ, It's a much more it open gives you field. option last तक कि आप ठीक है इसमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हो. I have an incident, मतलब basically मेरा 12th पास हुआ and I was like अब मेरे को पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं बोलेगा. Usually 12th के बाद बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है और आप बहुत सीरियस हो जाते हो कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है. मैं बिल्कुल चिल था. मैं डांस क्लास में जाता था, वहाँ पे हम डांस करते थे दिन भर बैठ के और घर ही नहीं आते थे. तो फाइनली जब कॉलेजेस बिल्कुल हाई टाइम हो गया तो घर वालों ने फिर बोला कि भाई क्या करना है. तो मैंने जब कोर्स सर्च किया और दिमाग में था कि बॉम्बे जाना है, एंटरटेनमेंट फील्ड एंड एवरीथिंग, तो BMM वाज द कोर्स विच केम अप. उसमें जैसे तूने कहा कि उसको पढ़ते ही आपको लगता है कि यार इसमें सब कुछ है, एडवर्टाइजिंग है, एंटरटेनमेंट है, जर्नलिज्म है, एंड दिस इज द राइट कोर्स आई वांट टू डू. मैंने डैड को बोला, सारी हमने जेवियर्स और अदर कॉलेजेस का चेक किया, सबकी डेट्स जा चुकी थी, मैं बहुत लेट था. तो आप कहते चल ठीक है चलते हैं. हम बॉम्बे चले गए और हमने एक कॉलेज एक हफ्ते में SK सोमाया, KJ सोमाया, जेवियर्स और KC एंड मिट्टी भाई सब जगह पे हम सब जगह पे हम एक करके जा रहे हैं. और कोई हमसे डोनेशन मांग रहा है, तो कोई हमसे कोई जैक लगने की बात हो रही है, तो कुछ हो रहा है क्योंकि एडमिशन्स ओपन नहीं हो रहे. फाइनली KJ सोमाया के अंदर उन्होंने जैक से मेरा एडमिशन करा दिया और बोला कि फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी एंड ऑल दैट. तो उन्होंने बोला कल से आ जाओ. एंड वहीं पे मैं गिव अप कर दिया. मैं कहा मैं नहीं रुक रहा. एक हफ्ते में बॉम्बे घूम के मेरी तो फट गई, मतलब राइट वर्ड इज फट गई. मुझे लग रहा है कि मैं बॉम्बे के लिए अभी तैयार नहीं हूँ. सुबह उन्होंने मुझे बोला कल से कॉलेज आ जाना. मैं शाम को डैड को बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं करना, वापस चलो. एंड फिर हम लोग ही टुक अ डिसीजन, ठीक है नहीं करना, नहीं रुको, लेट्स कम बैक. सो आई केम बैक and then I did BCom in St. Xavier's. After that, I wanted to do something again. आपने अभी तो मजबूरी में BCom किया है, बट घूम फिर के आपका इंटरेस्ट वही है. तो जब मैंने वापस से रिसर्च करनी शुरू करी तो मुझे कोर्स मिला मास्टर्स इन एंटरटेनमेंट मीडिया एडवर्टाइजिंग MEMA इन KC कॉलेज. और जब मैं वहाँ पहुंचा 99.9% बच्चे जो मेरे साथ बैठे थे वो BMM ग्रेजुएट्स थे. उन्होंने कहा कि BMM करने के बाद अगर आपको मास्टर्स करनी है तो यही इकलौता कोर्स है. तो ऑटोमेटिकली इट वॉज अ फुल सर्कल कि जो मैं BMM छोड़ के आया था, घूम फिर के मैं BMM के ही मास्टर्स में बैठा था जाके, जो कि मुझे कोई लिंक नहीं पता था इस चीज के बीच में. तो आई गेस मेरा भी इंटरेस्ट सिमिलर है कि वही मास मीडिया गिव्स यू अ वेरी वेरी ओपन ऑप्शंस. और मेरे कोर्स का नाम भी एंटरटेनमेंट मीडिया एडवर्टाइजिंग था. It gives you a lot of space. That's the thing I like the most about the course, कि उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको टाइम मिलता है सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है. और वो भी आपको सिर्फ अपनी उस पर नहीं सोचना. आप सब पढ़ो, आपको उसके बाद में अगर लगे कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो, या फिर आप अपना मास्टर्स उसमें कर सकते हो, जैसे व्हाटएवर योर कॉलेज ऑफर्स. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन एंड आई डोंट रिग्रेट इट, थैंकफुली. सो कमिंग टू द कोर्स करिकुलम, BMM में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं डिटेल में, और 3 साल में क्या सिखाया अभी तक? फर्स्ट ईयर इज मोर लाइक ऐसे एक बेसिक, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से नहीं हो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बच्चे थे मेरी क्लास में जो कॉमर्स और साइंस के थे, तो उनको बेसिक वो नहीं इको नहीं पढ़ी हुई या फिर साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई. तो फर्स्ट ईयर में तो वो था कि जिन चीज़ों से आपको बेसिक आइडिया लगे कि हाँ ठीक है मास मीडिया में ये होता है. इकोनॉमिक्स इज ऑब्वियसली नेसेसरी, देन साइकोलॉजी इज़ नेसेसरी, मीडिया स्टडीज़ करके एक सब्जेक्ट था. तो एक साल तो वो था. माई सेकेंड ईयर हैड मोर थोड़ा सा ऐसे नाइस सब्जेक्ट्स, लिटरेचर था, थिएटर था, तो काफ़ी ऐसे फोटोग्राफी था. देयर वर सब्जेक्ट्स दैट आर मोर स्पेसिफिक टू द फील्ड एंड हर सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है हाँ ठीक है मुझे क्या कहते हैं बैक ऑफ द स्क्रीन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ्रंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक्स चीज़ में लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में. एंड थर्ड ईयर इज़ ऑल अबाउट कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आपको PR करना है, आपको कुछ और करना है, वैसे उस टाइप से. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इज कि जैसे आपको साइंस और कॉमर्स के स्ट्रक्चर स्कूल में ही सिखाने शुरू कर देते हैं अब, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स, मीडिया सब्जेक्ट्स, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में नहीं है, तो आप कॉलेज में जाके इनका स्ट्रक्चरिंग सीखते हो कि आफ्टर ऑल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग आर देयर, व्हाट आर द वेज टू अप्रोच अ पर्टिकुलर क्रिएटिव टास्क एंड ऑल दोस थिंग्स. हाँ, तो वो कॉलेज वही होता है एक तरीके से, आपको समझाते हैं हाँ ठीक है आप इस फील्ड में घुस रहे हो, ये इसका थ्योरी है
और प्रैक्टिकल आप उसके साथ में जो भी इंटर्नशिप करो दे आई मीन मिडवाइफ में तो है ये ऑप्शन कि आपका थर्ड ईयर में एक पूरा मॉड्यूल इंटर्नशिप पे होता है, तो यू हैव टू कंपल्सरी डू अ इंटर्नशिप। तो उसके अलावा भी इट्स गुड फॉर द रेज्यूमे। तो हमारे टीचर्स तो हमें बहुत वो करते थे कि आपको साथ में इंटर्नशिप करनी चाहिए या आपको साथ में काम करना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि जो आप कर रहे हो उसका सेंस क्या है। एंड इट गिव्स यू इवन अ बेटर मतलब बेटर क्लैरिटी ऑन व्हाट फील्ड यू वांट टू गो इन, क्योंकि आपको कोई फील्ड सुनने में हो सकता है बहुत अच्छा लगे, पर वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन इट यू माइट नॉट लाइक इट एज मच। सो ट्रू। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ इसी बात पे। मेरी एम्बैरेसिंग स्टोरी है काफ़ी। मैं पहुंचा बॉम्बे और बोला मुझे था कि मुझे मार्केटिंग करनी है, बट मेरा जो फील्ड होना चाहिए वो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो घूम फिर के मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता कि फिल्म मार्केटिंग कैसे होती है, म्यूजिक कैसे लॉन्च होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं मेरे एक कज़न के पास गया, वो एंटरप्रेन्योर थे, उनको मैंने बोला कि मुझे ये करना है। बोले बेटा तू ना ग्लैमरस चीज़ें जो तू टीवी पे देखता है ना उसको देख के अट्रैक्ट होके आ गया है, बट उस लॉन्च पार्टी और उस मार्केटिंग के पीछे बहुत सारा 6-8 महीने का बोरिंग काम भी होता है। सॉरी एग्जैक्टली, तो काफी ट्रबल। वो तो पहले वो सीखो, पहले पीपीटी बनाना सीखो, एक्सेल बनाना सीखो, स्ट्रैटेजी और ये सब चीजों में बैठो, लोगों को असिस्ट करना सीखो। उसके बाद वन डे यू विल गेट अ चांस। तो तुम जो पूरे 8 महीने के काम का सिर्फ एक दिन देखते हो, जो तुम देखते हो कि लॉन्च पार्टी हुई एंड ऑल दैट, बट बेसिकली उसके पीछे का जो सारा बोरिंग काम है, नॉन ग्लैमरस पार्ट है, उसको पहले समझो। तो अगर फिर भी वो तुम्हें अट्रैक्ट करता है, हर प्रोफेशन का अगर नॉन ग्लैमरस पार्ट भी आप मानते हो कि मैं हैंडल कर लूंगा, दैट्स द राइट वे टू अप्रोच अ करियर, कि हाँ मेरे को इसमें जाना चाहिए। ऑल इन सेंस अगर मेरे को समझ में आ रहा है कि आप एंटरटेनमेंट फील्ड, मीडिया इन जनरल, जर्नलिज्म, राइटिंग, प्रोडक्शन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मास मीडिया करने के बाद, बीएमएम करने के बाद या एमए में करने के बाद जो मेरा मास्टर्स का कोर्स था, यू कैन गो एनीवेयर। बिकॉज मेरी फील्ड के बहुत सारे बच्चे पीआर में हैं, एडवर्टाइजिंग में हैं, राइटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं खुद कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन ओपन फील्ड, यू कैन डू एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मीडिया, दैट्स इट। हाँ, वो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में कि मास मीडिया क्या होता है। तो आई थिंक once your definition of mass media is very clear, then it's a very good course to invest your time in. प्लस ऑल्सो ना जैसे ना सोसाइटी आपको फीड कर देती है कि इंजीनियरिंग में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, सीए एमबीए में करोगे तो क्या होगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हो और आपको एक स्ट्रक्चर की आदत है, तो आई थिंक बीएमएम इज द कोर्स वेयर यू विल, एज यू आर फ्री टू डिसाइड इन 3 years की क्या करना है, प्लस आपको प्रैक्टिकली एक क्रिएटिव फील्ड का जस्ट मिल जाएगा। हाँ, वो बेस्ट चीज है कि आपको ऐसे चिट निकाल के चूज नहीं करना पड़ेगा, आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगी। फिर आप सोच सकते हो आराम से कि हाँ ठीक है, मुझे किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। True. So now the next segment is that I have questions related to writing. Let's discuss writing as a skill. और of course we have, ये फिर भी प्रोफेशनल है, राइटिंग एज अ करियर चूज कर रही है, मेरे से ज्यादा इसने लिखा है। मेरे पास एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, जितना मैंने रिसर्च करी है, जितना मैं अपनी राइटिंग पॉडकास्ट के लिए करता हूँ। सो दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग दैट वी गोइंग टू डिस्कस, जो आपको एज अ बाइबल की तरह रख लेना चाहिए। यू कीप एक्सप्लोरिंग, बट दिस इज सम ऑफ द सेगमेंट दैट वी बोथ गोइंग टू गिव यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फर्स्ट थिंग, लेट्स डिस्कस राइटर्स ब्लॉक। ये एक, सबसे पहले तो ये बता दो कि राइटर्स ब्लॉक होता क्या है, और जिनको नहीं पता है, एंड देन वी कैन कम अप ऑन आवर पॉइंट्स। Writer's block is the equivalent of hell for a writer. When you cannot write, when you cannot think, when you cannot put whatever you're thinking into words. It can be anything. There can be, I mean, you might have a thought, you might not be able to put it correctly, or you might not have a thought, or you might be in a place where you don't like your thought, or it can be varied why you're having a writer's block, but the result is that you cannot write, or you cannot write what you really want to. It's not up to par. अब इसके ऊपर जो राइटिंग वर्ल्ड है, जो इकोसिस्टम है, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि राइटर्स ब्लॉक एक फेक कॉन्सेप्ट है, एक सूडो कॉन्सेप्ट है, और एक है जो मानते हैं कि ऐसा होता है। सो विच स्कूल डू यू प्रेफर और यू बीन एक्सपीरियंसिंग? I don't think I belong to any one of those mindsets. I feel कि writer's block at some point is necessary, क्योंकि आप हमेशा लिख नहीं सकते. You cannot be in a constant state of writing. I think that will lead to burnout eventually. एक मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप रोज उठो और आप रोज लिखो.
It cannot work that way because you'll write out of inspiration or you'll write out of a certain emotion. You cannot write daily. If that happens, then you'll lose creativity out of it क्योंकि आप फिर एक ही तरीके से लिखने लग जाओगे. तो आई थिंक राइटर्स ब्लॉक इन अ वे कैन सर्व एज अ ब्रेक कि हाँ ठीक है अभी लिखा नहीं जा रहा, मतलब आप अपने उस पर्टिकुलर थॉट या उस ट्रेन से बर्न आउट हो चुके हैं, हाँ अब बस हो गया, अब इस पे और नहीं लिख सकते, या अभी एट दिस पॉइंट आई कांट राइट मच. सो आई डोंट थिंक इट्स अ सूडो कॉन्सेप्ट, बट आई ऑल्सो डोंट थिंक it is necessarily bad. It can frustrate you, but I think it's not something that has to be hated by writers. It happens. It has to be treated just like that कि हाँ ठीक है कभी कभी नहीं लिखा जाता, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, rather than thinking कि if it exists or not, if I should write daily or not, and that sort of thing. Got it. मेरा पॉइंट थोड़ा सा इससे उल्टा है जो मैंने सीखा है. सॉरी, मैंने सबसे पहले राइटर्स ब्लॉक के बारे में सुना था जब मैंने AIB फर्स्ट ड्राफ्ट का एक क्लास अटेंड करी थी बॉम्बे में, विच वॉज टेकन बाय सत्यांशु, जिन्होंने चिंटू का बर्थडे फिल्म बनाई है. सो उन्होंने बोला कि राइटर्स ब्लॉक, उन्होंने पूछा राइटर्स ब्लॉक क्या होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्लास में बाकी बच्चों ने बताया, और फाइनली उन्होंने ऐसा कहा कि इस कॉन्सेप्ट को उठा के बाहर फेंक दो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ आपके दिमाग को काम करने से रोकने के लिए. It's what he said is it's giving too much importance to yourself कि ओ अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा, अभी मेरा ब्लॉक आया हुआ है and all that. He according to him is like कि आपका काम बेलदारी करना है, रोज सुबह उठो, गंदा लिखना गंदा लिखो, अच्छा लिखना अच्छा लिखो, राइटिंग इज रीराइटिंग, द मोर यू राइट, सुबह उठ के बिल्कुल जैसे एक जॉब करने जाते हो ना, ऐसे करके रोज सुबह लिखना है जिससे कि आप राइटर बनो. दैट वाज हिज वे ऑफ लुकिंग इट. ओके ठीक है, ये तरीका समझ आ गया. बट फिर भी मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप रोज सुबह उठ के क्या लिखो, दिमाग में कुछ होना भी तो चाहिए लिखने के लिए. लेकिन फिर जब रिसर्च करी तो समझ में आया कि दो चीजें. तूने जो बात कही कि ब्रेक चाहिए होता है, ब्रेक तो आपको कुछ भी आर्ट क्रिएट करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए. One of it's scientifically proven for a creative mind, an idle mind connects dots that you wouldn't when your mind is busy, and like fresh ideas come from it. So in fact, it's scientifically advised for people who are 0 to 1 people, like me and you are 0 to 1 people. Doing nothing is doing a lot. Yeah. Right? Yeah. I think there is a big virtue in, people say, don't waste time. I was like, dude, waste time because it helps you. अगर आप मोनोटनी में हो, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो, अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको नए आइडियाज नहीं आने वाले, तो ब्रेक तो चाहिए. तो जब तक अगर आप उस स्टेट को एज अ राइटर कह रहे हो कि वो राइटर्स ब्लॉक है, कूल इनफ, ठीक है, ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, लेकिन ब्रेक तो वैसे भी चाहिए. वो राइटर्स ब्लॉक डिफाइन नहीं करेगा, वैसे भी आपको फ्रीडम चाहिए लिखने के लिए. राइटर्स ब्लॉक अगर आपको इस चीज में इफेक्ट करने लगे कि यार अभी मेरा वो फेज चल रहा है, इट्स समथिंग फ्रॉम अबव, नॉट फ्रॉम विद इन, सो देन इट्स हार्मफुल फॉर योर राइटिंग एज अ क्रिएटिव राइटर. That sounds like some very weird way of. That sounds like a cult. इट्स लाइक सेइंग कि ना, अरे मेरा अभी आई एम सफरिंग फ्रॉम राइटर्स ब्लॉक, मतलब बीमारी है, बीमारी नहीं है, आपने खुद from writer's block. Oh my god. सफरिंग, और आई एम गोइंग थ्रू राइटर्स ब्लॉक राइट नाउ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. इसका ना उस फिल्म में बहुत अच्छा है, वो सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज की फिल्म है जिसमें दोनों राइटर्स होते हैं, रोम कॉम फिल्म, हैप्पी एंडिंग. तो उसमें उसको राइटर्स ब्लॉक रहता है, वो लिख नहीं पा रहा, उसको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है ऑल दैट. वहीं पे इलियाना है, वो एवरीडे मॉर्निंग में आराम से लिख लेती है, एंड मतलब थोड़ा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा दिखाया है. सो आई डोंट नो, आई हैवंट रिटन मच, और फिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है, अपने कॉन्सेप्ट्स और स्क्रिप्ट्स लिखता हूं मैं. तो मुझे राइटर्स ब्लॉक सिर्फ इसलिए समझ में आता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, स्लीप ओवर इट एंड नेक्स्ट डे यू कैन राइट. बट इफ यू कीप थिंकिंग कि अरे एक दिन इंस्पिरेशन आएगी, एक दिन मैं किसी लड़की को देखूंगा तो आएगा, या एक दिन मैं कोई पॉडकास्ट सुनूंगा तो आएगा, या एक दिन मैं कभी बाहर घूमने जाऊंगा, गोवा जाऊंगा तो आएगा, अगर आप उस भ्रम में हो तो वो आप गलत सोच रहे हो. राइटर्स ब्लॉक मतलब उठो और काम करो, जितना लिखोगे उतना बेटर है, जितना पढ़ोगे उतना बेटर है. And my personal solution to it is, if I can't write, I start reading. I pick up a new book, I pick up an old book, something I like very much. So after I'm done with it, I'm usually able to write. Or whatever I'm trying to write about, I talk to people about it. That also helps. कि अगर मैंने एक बार बोल दिया है तो मुझे ज़्यादा easy पड़ता है लिखने में.
one way to come if I have a solution to it, अगर आपको रोज लिखना है तो आई थिंक दैट बेटर वे टू डू इट इज कि आप फिर जर्नलिंग करो, फिर वो बेटर चीज है कि हाँ ठीक है आप अपने दिन के बारे में लिखो। तो आप उसमें अगर आपको सुबह कुछ आपको नया आइडिया है तो आप नोट कर सकते हो, नहीं आया तो आप सिर्फ अपने दिन के बारे में लिख सकते हो। दैट इज अ वे टू प्रैक्टिस, but to come up with a new idea every day, to come up with new poetry every day, that I think is too much to ask from yourself. Yeah. So I agree with do that. not वो really नहीं हो suggest सकता because वो तो फिर creativity, उसका तो बेसिक स्ट्रक्चर ही आपके आइडिएशन से है ना। राइटिंग तो एक स्किल है, उसकी आप प्रैक्टिस रोज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रोज एक नया आइडिया सोचना है उसके लिए तो आपको स्पेस चाहिए, वो रोज नहीं आने वाला। हाँ एग्जैक्टली। तो ब्लॉक हो सकता है बट प्रैक्टिस, आई थिंक इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देन इट्स अ गुड हैबिट टू फॉर्म कि आप रोज लिखना चाह रहे हो, वो अच्छी चीज है करने के लिए, वो इंसान को करनी चाहिए। पर फिर फोर्स मत करो कि रोज मुझे नया कुछ लिखना है, आप रोज नया नहीं लिख सकते। कि जैसे तूने कहा कि जब नहीं लिखा जाता तब हम रीड करना शुरू कर देते हैं, तू रीड करना शुरू कर देती है, और वही एक राइट एडवाइस है कि जितना आप रीड करेंगे उतना आपको लिखने की हैबिट बनेगी। नहीं तो वॉक पे जाओ, अपने थॉट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, सो दैट यू विल गेट मोर स्टफ टू राइट। सो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो तूने पिछले 5-6 साल में अपनाई या छोड़ी, जिसमें तुझे लगा कि हाँ ये अगर आज हमारे व्यूअर्स जल्दी शुरू कर देंगे तो उनका इंटरेस्ट राइटिंग और पोइट्री राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में बढ़ सकता है, एंड देन विल कम टू योर राइट पोइट्री इंटरेस्ट ऑल्सो, दैट how it emerged? Habits as such, reading एक तो number 1 habit है, I keep stressing over it, I always will. I think आप कोई भी तरह की writing करो, मत भी करो तो भी reading is something that should be in every person's life. True. It does not really, it makes you very intuitive as a person. आप चीज़ों के जवाब ढूंढना बंद कर देते हो, वो बहुत अच्छी आदत है। यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस मोर एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स लेस। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट विल हेल्प यू सर्वाइव अ लॉट ऑफ योर लाइफ। आप क्यूरियस हो जाते हो और साथ में आप यू डोंट लुक फॉर स्टेबल आंसर्स इन एवरीथिंग कि हाँ मतलब स्टार्ट लिविंग विद क्वेश्चंस। हाँ, you start living with questions and you are fine if you don't find the answer that you had through someone else. आपका बुक का इंटरप्रिटेशन कुछ हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, आप दोबारा पढ़ो तो आपका भी अलग हो सकता है। With time your interpretation can also change. So books make you very open to life in general through multiple facets. So I think reading is something that someone should definitely do. उसके अलावा पोइट्री के लिए आई थिंक आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द मीडिया आई कंज्यूम्ड वेरी अर्ली। मतलब मेरी पिछले 3-4 साल से तो पढ़ी हुई है ये आदत। इफ आई लुक एट अ book, or not a book, but like a movie or a show or a short film or something, I analyze it more than I like consume it, if that makes sense. I analyze the characters more, I analyze the storytelling more, I analyze the colors more. तो वो analysis की आदत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप analysis कर रहे हो तो फिर आप थोड़े से ज़्यादा उसको ओपनली देख सकोगे, आप उसको जज नहीं करोगे, स्टोरी को जज नहीं करोगे। ठीक है, स्टोरी कहानी कुछ भी हो सकती है, कहानी अच्छी बुरी या नहीं होती, कहानी होती है, उसको पोर्ट्रे कैसे किया गया है वो अलग चीज़ है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड आर्ट दैट यू शुड पिक, दैट यू शुड नो हाउ टू डू। रीडिंग फिल्म्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपका मजा बढ़ जाएगा मूवी देखने का अगर आप उसको रीड कर रहे हो तो। आप देखोगे तो सही, पर साथ में आपका दिमाग सोचेगा कि ये पर्टिकुलर कलर क्यों यूज किया है, उसने ये कपड़े क्यों पहने हैं, वो इस सराउंडिंग में क्यों है, वैसे बोल क्यों रहा है, वो सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। So I think analysis of media is also something that one should try to pick on. Other than that, don't constrict yourself with certain, I'd say, genres of anything. सब पढ़ो, सब देखो, सब सुनो, तो उससे थोड़ा ऐसे दिमाग खुला रहता है, इंसान प्राउड ही नहीं होता, I guess. I don't know how to make sense of it, but if you hold any one genre of anything for too long, you become very possessive of it. तुमको लगता है उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है, या उसके अलावा कुछ और वर्थ नहीं है, या जो अगर कोई इंसान कुछ और सुन रहा है तो they don't really understand what place you're coming from. You become very hostile to anything else. So I think the more varied type of media you consume, it makes you more humble as a person. आप में थोड़ा सा ऐसे इंसान शांत हो जाता है, सुनने की कोशिश करता है कि हाँ ठीक है क्या। प्लस क्योंकि
I'll come to poetry after this. क्योंकि writing और poetry के कोई schools नहीं है, तो इस वजह से the only way to learn the skill is to read more and more people. You read everyone. Even movies, I mean, okay, you might enjoy art cinema more if the art cinema naam weird hai, but to make it more sense to people what I'm referring to, you might like movies which are more unconventional, जो थोड़ी सी ऐसे which are low budgeted, which are more of the story, which are more focused on the characters. आपको वो personally ज़्यादा पसंद हो सकती है, but I still would suggest कि you watch DDLJ, you watch Veer Zara, you watch these things because it makes you understand how people think. There's a reason इतने सारे लोग इतने सालों बाद भी किसी चीज को याद करते हैं. सबके सब तो पागल नहीं हो सकते ना, कुछ तो वैल्यू होगी उसके अंदर. One of the things that I do a lot is constantly look for origin stories of why certain things exist. When you go to origin stories of many things, there are so many first principles that connect. When you go to the first principle origin stories, building blocks, things connect, and they just you see patterns again and again. Poetry की आदत कैसे लगी फिर? पोएट्री की आदत पढ़ते थे, डायरेक्ट लिखना शुरू किया? पढ़ना तो था ही. आई वाज मेरी एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली, बचपन में व्हेन आई वाज वेरी यंग, माय मदर यूज्ड टू प्ले कबीर के दोहे ऑन द टीवी टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल. व्हेन आई वाज वेरी, मतलब मेरे मान लो आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड तक वही बचते थे. फिर थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद 9XM पे शिफ्ट हो गया. तो वो इट आई मीन शी मेड श्योर दैट आई लिसन टू, मतलब मेरी वो ऑब्वियसली उन्होंने अपब्रिंगिंग और लर्निंग के लिए किया था, मुझे अभी भी याद है सब. तो दैट इज द मीटर ऑफ इट इज वेरी पोएटिक. कबीर के उसका इट्स इन अ पोएट्री फॉर्मेट, इट्स नॉट रियली सिंगिंग. उसका मीटर बहुत पोएट्री जैसा है. तो आई थिंक दैट सबकॉन्शियसली मेड सेंस. मैंने राइटिंग स्टार्ट भी ज्वेलरी के अलावा पोएट्री में, मतलब 2 लाइन में करी थी. तो अब आप सबकॉन्शियस जब 2 लाइन लिखोगे तो यू ट्राई टू मेक देम राइम या यू ट्राई टू मेक देम साउंड सिमिलर, तो आपके दिमाग में वो बेटर साउंड करती है या ज़्यादा प्रोफाउंड साउंड करती है. तो आई थिंक पोएट्री की आदत वैसे ज़्यादा आई थी. फिर ओवर टाइम आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन राइटर्स. मतलब रीड अ लॉट ऑफ देम, सो दैट इज अनदर एडिशन. नाइस. जो अपनी फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी, तो मैंने तुझे बताया था कि तब मैं पढ़ रहा था एक्चुअली इस बारे में कि बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे लोगों को जब आप सुनते हो तो वो लोग आपको स्टोरी टेलिंग के पैटर्न्स क्रैक करके बताते हैं. कि जैसे क्रिस्टोफर बुकर करके एक राइटर हैं, उन्होंने बताया कि सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ स्टोरीज ही होती हैं वर्ल्ड के अंदर. क्योंकि कहानी में जो है ना 7 ही कहानी है दोस्त. हाँ, बिल्कुल. अब वो 7 कहानी में द व्हाट विल नेवर चेंज. The what will never change. बिल्कुल. It's writing is only how. According to Christopher Booker, the concept is कि 7 तरह के plots होते हैं. That's overcoming a monster. Like it could be an inner monster or it could be a outer monster. Outer monster, अगर मैं stories की बात करूँ तो बाहुबली, शोले, there is a big villain and the hero needs to overcome that. Or inner monster like जो जीता वही सिकंदर, the guy was too egoistic and he has to overcome the inner monster. Then rags to riches. Very simple. जैसे गली बॉय और MS धोनी, all reality shows works on this. तो and then the third was the quest, किसी चीज की खोज करना, तो suspense thrillers सारे उसमें आ गए. And then voyage and return, ये जवानी ZNMD, DDLJ. You took a journey and then you came back with new learnings. And then rebirth, Om Shanti Om, and all comedies and tragedy films. So this is why he thinks that there are only 7 plots. और इसमें रोमांस का तड़का तो आप किसी भी उस पे लगा सकते हो फिल्म के अंदर. नेक्स्ट वाज ये अगेन सत्यांशु ने ये AIB फर्स्ट ड्राफ्ट में दिया था. मैंने पुराने नोट्स चेक करे तो उसमें था दैट यू नो अबाउट मैस्लोज हायरार्की थ्योरी कि कैसे एक ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स होती हैं उसकी एक हायरार्की होती है. कि सबसे पहले जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात नहीं पता है, क्योंकि यूजुअली ये इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में सिखाते हैं कि देयर इज अ ट्रायंगल एंड देयर इज अ नीड, हायरार्की नीड. कि सबसे पहले किसी भी इंसान की जो बेसिक नीड होगी वो सर्वाइवल होगी, उसके बाद सिक्योरिटी होगी, फिर लव एंड रिलेशनशिप्स, देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. लेकिन अगर कुछ भी एक चीज नहीं है, जैसे अगर आप पहले सर्वाइवल से पहले आप कभी भी सेल्फ एस्टीम के बारे में नहीं सोच सकते. तो दिस इज द बेसिक ह्यूमन बिहेवियर. तो सत्यांशु ने उसमें बोला कि ना काफी सारी प्लॉट फिल्म्स अगर इन
बेसिक कोर नीड्स को पूरा करती हैं तो लोग इन स्टोरी से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल स्टोरीज आर लाइक लाइफ ऑफ पाई, जहाँ पे जिंदगी मौत की बात हो रही है, आप अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हो, या ट्रैप जैसी फिल्म है. देन सिक्योरिटी में फास्ट मनी अर्निंग, दैट यू नीड सिक्योरिटी इन लाइफ एंड यू नीड मनी, सो जन्नत और दोज काइंड ऑफ स्टोरीज. तो वो उनमें वो बेसिक नीड है, बेसिक स्टोरी प्लॉट है जो कोई भी ह्यूमन जिस चीज से रिलेट करेगा ही करेगा. Next is love and relationships, love for country, love for your partner, love for your parents, all those kind of stories. And then comes self-esteem. Self-esteem में हमेशा revenge के plots होते हैं. Again, Sholay could be in that category, Badlapur in that category, Queen in that category. Self-esteem की journey है. And then उसके ऊपर self-actualization है. Self-actualization मुझे Indian film का example सिवाय Ship of Theseus के तो कोई मिल नहीं रहा, अगर किसी ने देखी है तो. So that's like the film for yourself, for your own self. How to upgrade yourself and all that. So this is another way of looking storylines around the world. And then another thing that I came across through Devdutt Pattanaik. All the films or all the basic stories have hero, villain and victim. तो अगर ये बहुत अच्छे से defined है तो simple mind उसको easily read कर लेगा, because वही हमें पता था कि as a primitive हमारे जो प्रिमिटिव बिहेवियर्स हैं उसमें बहुत क्लियर है कि कौन मुझे मारना चाहता है, कौन किसको मुझे बचाना है, और कौन मेरे लिए हीरो है या मैं फिल्म का हीरो हूँ. बट द मोर कॉम्प्लेक्स एंड ग्रे कैरेक्टर्स बिकम, जहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन हीरो है, कौन विलेन है, कौन विक्टिम है, सब कुछ ग्रे है, कभी कोई हीरो बन जाता है तो कभी कोई विक्टिम हो जाता है. वो फिल्म उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और फिर उनको समझना टफ हो जाता है, जिसको हम यूजुअली आर्ट सिनेमा में रख देते हैं. बट आप सलमान की फिल्म देखोगे, जितनी मासी फिल्म देखोगे, उतनी उसके अंदर बहुत क्लियर होगा कि कौन हीरो है, कौन विलेन है, कौन विक्टिम है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग स्टोरी लाइन्स. सो आई रियली वांटेड टू पुट दिस आउट फॉर आवर ऑडियंस एंड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट. व्हाट आर हैव यू कम अप, हैव यू रेड सम पैटर्न्स और हैव यू लर्नड अबाउट थिंग, और हाउ डू यू सी द फिल्म्स और स्टोरी? यहाँ पे सारी फिल्म्स की बात नहीं हो रही है, बेसिकली फिल्म से तो मैंने एग्जांपल दिया ताकि ऑडियंस समझ जाए. यहाँ पे ओवरऑल स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है, चाहे वो पोइट्री से हो रही है, चाहे वो किसी भी और तरीके से हो रही है. आई थिंक इट स्टार्टेड विद द ग्रीक्स. उनका कहना बहुत सिंपल था कि सिर्फ दो तरह की स्टोरीज होती है, ट्रेजेडी और कॉमेडी. द टाइप्स ऑफ स्टोरीज और द टाइप्स ऑफ प्लॉट्स स्टार्टेड विद दैट. उनको लगता था कि उसके अलावा कोई और प्लॉट नहीं होता, विच आई थिंक मेक्स सेंस टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट वी कंज्यूम. उसमें कहीं ना कहीं ट्रेजेडी होगी और कहीं ना कहीं आप ट्रेजेडी में कॉमेडी भी हो सकती है. तो आई थिंक दे गॉट इट राइट बिकॉज इट वाज वेरी ब्रॉड. ट्रेजेडी और कॉमेडी बहुत 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 ब्रॉड. आई थिंक चार्ली चैपलिन्स होल सिनेमाग्राफी इज अबाउट ट्रेजेडी में कॉमेडी. ही इज जो वो पूरा उनका जो कैरेक्टर है ट्रैम्प, वो बेसिकली गरीब है, उसकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी है, बट वो जो कुछ भी करता है वो कॉमेडी के वे में उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया. या एग्जैक्टली. सो इवन स्टैंड अप कॉमेडी इफ यू लिसन, तो इसमें आपको हंसी उसी चीज पे आती है जिसमें या तो जो सुना रहा है स्टोरी टेलर उसके साथ कुछ हो गया, कुछ बुरा हो गया, कुछ स्कैम हो गया उस टाइप का, या फिर इट्स टुवर्ड्स समबडी हु हैज गॉन थ्रू समथिंग. सो इट इज यूजुअली सैड थिंग्स दैट मेक यू लाफ दैट वे. आप देखो कॉमेडी का मूल क्या है. कॉमेडी का जो मूल है वो ट्रेजेडी है. आप कोई भी कॉमेडी शो देखोगे तो उसमें कोई भी कॉमेडी की बात कर रहा हो वो ना हमेशा दुख की बातें कर रहा होगी. किसी गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को मोटापा है, किसी को कुछ है. हमेशा जो किसी दूसरे का पेन होता है आपकी हंसी का रीजन बनता है. ये बहुत सही बात कर रहे हो. ये बहुत सही बात. एक हीरोज जर्नी भी होता है. हीरोज जर्नी इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लॉट लाइन ओनली, बट इट इज अ स्पेसिफिक प्लॉट लाइन कि एक हीरो का जर्नी कैसे फॉलो होता है. उसमें 12 स्टेजेस कुछ होती है, तो वो उस तरीके से फॉलो करता है. दैट इज अनदर टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट फॉलोज. There's the science to it. There's like tried and true formulas for what is a captivating story for people. And so like, for example, I'm reading the book Creativity Inc. right now, which is the story of Pixar. Like there are story arcs, which is like, there is a hero. The hero is on a journey. The hero on the journey experiences a challenge. In experiencing the challenge, they go through adversity, they overcome the challenge, and they reach their goal. Like that is one story arc. I think there are a number of formulas this way. So at base level, I think studying the best storytellers of all time and studying the formulas that they use to tell stories is the first step. The second step is what I would say is
the combination of practice and shadowing. गुड आर्ट और बैड आर्ट का जो तेरा जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, उस वक्त कुछ चीज़ों से मैं इसलिए रिलेट नहीं कर पा रहा था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट का काम या किसी भी स्टोरी का काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट करना नहीं है कि भाई तुमने कुछ देखा और तुमने उसको डॉक्यूमेंट करके बता दिया और लोगों ने उसे रिलेट किया। कभी कभार आप प्रिस्क्राइब भी तो करते हो। अब हनी सिंह से आप बहुत बार या बादशाह से लोग पूछते हैं कि भाई आपके गानों के अंदर बहुत प्रॉब्लम लिरिक्स होते हैं, वो हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दे हैव अ फुल राइट टू क्रिएट व्हाट दे आर क्रिएटिंग, उनमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट सब उनको बोलते हैं कि आप गलत चीज प्रिस्क्राइब कर रहे हो हमारे यूथ को, तो वो रिटर्न में जवाब देते हैं कि नहीं मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ वो मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज द वे आई थिंक दे आर सेफगार्डिंग देमसेल्व्स, बट एक्चुअली आपको भी पता नहीं लगा सकते कि कौन आर्टिस्ट किस वक्त प्रिस्क्राइब कर रहा है और किस वक्त एक्चुअल में डॉक्यूमेंट कर रहा है। ये सिर्फ उसके माइंड में हो सकता है। ये देखिए ऐसा है कि सिनेमा और सोसाइटी का वास्ता ऐसा है कि जैसे आप दो मिरर एक दूसरे के सामने रखते हैं, कौन किसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिनेमा सोसाइटी से कितना इन्फ्लुएंस होता है और सोसाइटी सिनेमा से कितनी होती है। मैं बुनियादी तौर से सोसाइटी को सिनेमा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं समझता हूँ सोसाइटी इज मच मोर पावरफुल देन सिनेमा, बिकॉज सिनेमा जो आदमी बना रहा है उसका पहला डिजायर ये है कि ये चले, लोग इसे देखें, तो वो पुट्स हिज ईयर टू द ग्राउंड टू नो कि भैया हो क्या रहा है ग्राउंड पे। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली थ्रू सम प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वही चीजें फिल्म में आती हैं जो सोसाइटी में आना शुरू हो गई हैं। मे बी दे हैव नॉट फाउंड द वर्ड्स, मे बी दे हैव नॉट फाउंड द इमेजेस। सिनेमा टेक्स दैट अनडिस्क्राइब्ड intangible feeling or thought and takes it and turns it into words, scenes, images. तो फिर आदमी हाँ यही तो चाहिए था हमको। और जब तक ये रेपो होता है तो फिल्म कामयाब होती है। अगर ये रेपो आपका सोसाइटी से नहीं है तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी। Message will never carry entertainment. Entertainment will always carry message. Sure, yeah. It's like that. That's the carrier. Yeah. See, the I've not seen. message will never carry the entertainment. Entertainment will always carry the message. I've not seen Arjun Reddy or even Kabir Singh. But it's a default setting of fame that you are by default an opinion leader. Something is expected out of you. Why don't we see cricketers, sports persons smoking openly? They can't because they are sports persons. You know. So eventually, messaging has to be right in a way. So that, it's some minds are very fickle. Like when I was 15, I saw Mohabbat Hai, I thought I should just break the gates of my school. Yeah, I went and cut my hair after seeing Kuch Kuch Hota Hai. But whether we like it or not, cinema and cricket, whether we like it or not, are the two most influential things. Yeah. And you've got to do that responsibly. कबीर सिंह से मेरा प्रॉब्लम क्या था कि ठीक है वो डॉक्यूमेंटेशन है, करेक्ट बात है, सीधा साफ डॉक्यूमेंट किया हुआ है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है, एक्सटेंट नहीं सोचा किसी ने कि ये लोगों को किस एक्सटेंट तक इम्पैक्ट करेगा। तो ये दो ऐसी चीजें जो आपको बहुत सोच समझ के और बहुत बैलेंस करके चलनी चाहिए। आपका इंटेंट ट्रू रहे, आप कबीर सिंह को दिखा सकते थे, वो प्रॉब्लम नहीं है। उस कैरेक्टर का लाइट प्रॉब्लम है कि उसको जिस लाइट में पोर्ट्रे किया गया वो बिल्कुल कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं कि ठीक है इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट में लड़की मिली जाती है। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम थी कि इसका इट साउंड्स वेरी as if that whoever made this lacks a very basic understanding of morality. He's playing with us, right? Like, because he's called the film Animal. So the fact is that yes, there is a film where the character in it is supposed to be animalistic. At the same time, the film also has really cool music. It has this banging background music that there's this great soundtrack that it has. Anytime that there is something problematic that is being shown on screen, it is being shown through a really cool soundtrack, which almost goes on to say that you must like this moment, that you must almost clap at that moment, that this is not an animal moment or a villain moment, but a hero moment. And then I keep hearing from everyone who's gone on to theaters to watch this film that they were shocked or maybe possibly
unsurprised that people are clapping when a misogynistic line is being said, or they're clapping when something terrible happens on screen, or they're laughing at it. And that's the problem with a film like this, right? It is the intent of the filmmaker. It is the lens with which this film is being made, and it is being done only to showcase that I can do this. I remember an argument Abhay Deol was giving about Devdas, कि देवदास को इतने सालों से पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, though he's a very trouble making character. You should not do it. He's an antagonist. Exactly. I don't understand why he's portrayed as a protagonist. So in Dev D, they make sure कि वो एक failure इंसान दिखे, वो romanticize ना करो आप उससे. So that's the way that he came up with the idea of Dev D, कि हमें देवदास को एक नेगेटिव लाइट में दिखाना है, एक फेलियर की लाइट में दिखाना है, ना कि शाहरुख की तरह, शाहरुख वाली देवदास की तरह उसको एक रोमांटिसाइज फिगर की तरह दिखाना है. तो दैट्स द वे दैट यू आर टॉकिंग कि इंटेंट क्या है और प्रिस्क्राइब क्या कर रहा है. जो मैं उस बात अब उसमें मतलब व्हेन आई से डॉक्यूमेंट, आई मीन कि आपने जो कैरेक्टर सोचा उसको ट्रूली पोर्ट्रे करो कि उसके ये बिहेवियर्स है. आई हैव सीन देव डी, इट इज वेरी ट्रू टू द कैरेक्टर. आपको सब दिखता है, पर आपको ये भी बताया जाता है कि ये गलत है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस उस इंसान को हार्मफुल रहेंगे. तो ये दो चीजें, एक्चुअली दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ फिल्म दैट मैनेजेस दैट वेरी वेल. सो दोस टू थिंग्स एज अ स्टोरी टेलर, आई थिंक समबडी शुड नो हाउ टू बैलेंस. आज आपको एक पतिदेव जो रात को शराब पी के कोठे से मुजरत सुन के आके बेड पे आके गिरता है नशे में, और पत्नी उसके जूते उतार रही है, सीन नहीं हो सकता है. ये पॉसिबल नहीं है. तो और ऐसा हो सकता है कि अभी सोसाइटी में 2-4 ऐसी पत्नियां हों जो जूता उतार देती हों, लेकिन अब वो आइडियल नहीं है, वो फिल्म में नहीं आ सकता. और ये पत्नियां भी अब कुछ ही दिनों की हैं, ये भी समझ लीजिएगा, ये भी नहीं रहने वाली. तो चीजें चेंज हुई हैं. अब होता क्या है, जब आप एक एडिफिस को तोड़ते हैं तो उसका बहुत सा मलबा, उसका एक ढेर जमा होता है थोड़ी देर को, इसलिए कि नई वैल्यू सिस्टम जो है ठीक से डेवलप नहीं हुआ है. उसमें कंफ्यूजन भी होते हैं कि आपने जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे उनको तो रिजेक्ट कर दिया, नए नॉर्म्स क्या हैं, नई मोरालिटी क्या है, अभी ये कंफ्यूजन में है. ये थोड़ा सा वेग है कि, और कोई डिफाइन नहीं कर रहा. उसका डिफाइन नहीं करने का रीजन ये है कि लिबरल ये सोचता है कि मैंने डिफाइन किया तो somebody will out liberal be. अच्छा, तो आपका ये ख्याल है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए तो बेचारा मारा जाएगा. और जो कंजर्वेटिव है वो इसलिए नहीं करता कि उसे मालूम है कि जब मूवमेंट मैंने किया तो आइदर आई विल बी रिजेक्टेड वेरी बैडली और आई लूज अ लॉट ऑफ टेरिटरी, और दोनों काम वो नहीं चाहता. तो ये डिफाइन नहीं हो रहा. इस कंफ्यूजन में कुछ अजीब अजीब बातें भी हो जाती हैं जो अनडिजायरेबल है, जरूरी नहीं है. मगर ये प्रोसेस है. I am not criticizing it, I am just observing it. Because I know one has to go through this process to reach a place where ideals and moralities and norms are pin sharp clear, जो अभी नहीं है. एक पिक्चर थी जब तक है जा, ये चोपड़ा साहब की बनाई. ये डायलॉग अगर 50s की फिल्म में होता, फिल्म एक डायलॉग पे बैन हो जाती. वो डायलॉग था कि हीरोइन कहती है कि मैं शादी करूंगी, लेकिन पहले मैं दुनिया की हर नेशनलिटी के एक आदमी के साथ सोऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी. भैया तुम अगर एम्पावर्ड होना चाहती हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. विदाउट वर्किंग सो हार्ड यू कैन अचीव एम्पावरमेंट. मगर ये एक ब्रवाडो है, इसको मैं लुक डाउन नहीं कर रहा हूं. आई एम लुकिंग एट इट विद कंसर्न एंड सिंपैथी. आई अंडरस्टैंड इट. इस वक्त उसको वो बात कहनी है जो उसे शक है कि कंजर्वेटिव को बुरा लगेगा. अब तो मैं वही बोलूंगी. बरसों का गुस्सा है, वो निकल रहा है. उसके बाद एक कहीं आप पहुंचेंगे इवन ग्राउंड पे, नई वैल्यूज, नए सिस्टम्स, नए तरीके डेवलप होंगे. मुझे तो यही चीज गलत लगती है कि शादी के बाद लड़की लड़के घर चली जाती है. यही रॉन्ग है. पहली गलती तो यहीं से शुरू होती है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे इज व्हाट्स द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट इन अ सोसाइटी, एंड व्हाट आई केम अप विद द रिसर्च एंड व्हाट आई थिंक इज राइटली फिट is artists push the boundaries in any way possible and they make the culture move forward. वो basically उन areas में wander करते हैं क्योंकि वो curious होते हैं, creative होते हैं, risk takers होते हैं. वो उन areas में wander करते हैं जहाँ पे light अभी तक नहीं पहुंची है, जहाँ पे human consciousness अभी तक नहीं आया है. और फिर जब वो वहाँ पे successful हो जाते हैं तो बाकी सारी civilization वहाँ move कर जाती है.
अक्सर आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट हमेशा रिमोट एरियाज को रिसर्च करने में लगे रहते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे सिविलाइजेशन वहां आ जाता है, वो टूरिस्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है और आर्टिस्ट उसके फिर दूसरी जगह चला जाता है. सो नॉट ओनली जियोग्राफिकली, नॉट ओनली कल्चरली, but in a way they are basically engines of the society who push the boundaries. And क्योंकि उसका एक कारण है कि क्योंकि जब आप एक नई चीज डिस्कवर करते हो जिसके अंदर सोसाइटी ने अभी तक वैल्यू पुट नहीं करी है, तो इसलिए आर्टिस्ट ज्यादातर बहुत वेल ऑफ भी नहीं रहते और शायद खुश रहते हैं कम वेल ऑफ होने में. हालांकि हमारा एक प्रॉपर एपिसोड है सेल्स पे कि अगर आर्टिस्ट उस मेंटल सेट से बाहर आ जाएंगे तो सेल्स के थ्रू अमीर भी हो सकता है. लेकिन खुश एंड अमीर, हाँ, खुश और अमीर दोनों हो सकते हैं. बट हाँ, क्योंकि अगर, और इसीलिए अब अगेन लास्ट पॉइंट इज कि अगर आप सबका कंसेंसस लेने लगे, सोशलिस्टिकली सोचने लगे, तो कभी भी नया नहीं सोच पाओगे. इसलिए इंडिविजुअलिस्टिक होना भी बहुत जरूरी है. तो आपको वो पाथ ब्रेक करके, रूल ब्रेक करके बाहर जाना ही पड़ेगा. तो नाउ एवरी एपिसोड जो जितने कॉन्सेप्ट्स हो वो सब यहाँ रिलेट होते हैं. दैट यू नीड टू बी क्यूरियस, यू नीड टू बी रिस्क टेकिंग, यू नीड टू ब्रेक द रूल्स, you need to be individualistic, and that's way you push the boundaries of the society, and that's the role. Coming to the role of an artist, I feel what you've said makes sense completely. कि एक इंसान, मतलब एक आर्टिस्ट का रोल हमेशा बाउंड्रीज पुश करना होना चाहिए, क्योंकि बाउंड्रीज में तो हम रह ही रहे हैं. अगर हम पुश नहीं करेंगे तो कुछ नया पता नहीं चलेगा. एंड एज ह्यूमंस वी आर inherently curious, so it does not make sense to kill that curiosity and to stop thinking about it कि हमें नया क्या करना चाहिए. साथ साथ एंटरटेनमेंट भी उनका एक रोल है, ऐसी बात नहीं है. हमने उसको हाँ, exactly. मिस कर दिया थोड़ा सा कि एंटरटेन करना भी रोल है. बिकॉज जब हम 2020 के अंदर एक सर्वे हुआ जिसके अपन बात भी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में, कि लोगों ने कहा कि 71% लोगों ने बोला कि आर्टिस्ट एक नॉन एसेंशियल जॉब है. तो वो जब फेसबुक पे एक आदमी ने उसके रिप्लाई में लिखा कि फिर ठीक है, पैंडेमिक में बैठे हो, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बंद कर दो, क्योंकि वहां तो तुम आर्टिस्ट ही एंटरटेन कर रहे हैं सब. music, movies, exactly. anything. So you cannot say that artist doesn't have a role to the society, but सबसे पहले उनका काम आपको एंटरटेन करना है. उसके बाद आपको एम्पैथाइज करके, जैसे कहा सलोनी ने कि वो भी आपका उनका काम है. उनका काम डॉक्यूमेंटेशन का भी है कि सोसाइटी में जो हो रहा है उसको एज इट इज लोगों के नजर में लेके आया जा सके. उसके बाद जब आप इन सारी चीजों को क्यों करते हो, वहां मैं इसको बिगर अम्ब्रेला में डालता हूं कि आफ्टर ऑल टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ द कल्चर, टू कीप द सोसाइटी इवॉल्विंग. क्योंकि वो नए नए रिस्क लेते रहते हैं, जो मना किया गया वो करते हैं, सो दैट आप भी उसी एरिया में जा सको, आपको बात समझ में आ सके. To make life uncomfortable. Yeah, actually the good, एक लाइन मैंने पढ़ी थी, the good art basically divides people. It makes people it divides people. Sort of does. हाँ, every good art will divide people because there will be some people in favor of it and some people who are not in the favor of it. Because as soon as you push the boundary, there will be some people this side of this boundary and some people at this side of the boundary. So when you and 90% of time, if you have witnessed something that is good, मतलब good quality art, you will not come out feeling happy. 90% you will come out feeling heavy. You will come out feeling कि सोचने पे डाल दिया, या फिर you will come out feeling just uncomfortable. You will not feel good about it. True. That is the one very good factor of good art. तुम्हें 90% of time बुरा ही फील कराएगा. और आई थिंक कंफर्ट जोन से क्या हो रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब भी तो ये है कि आपको अगर वो कोई हैवी फिल्म है तो वो देखनी है बिकॉज आप अपने ब्रेन को उस वक्त इंक्रीज करना चाहते हो. जैसे आप जिम जाते हो वैसे ही आपको ये सब आपके मेंटल उसके लिए. वन थिंग आई लाइक टू टच हियर इज कंटेंट. एनीथिंग राइट नाउ इज कंटेंट. एंड जैसे हम फूड कंज्यूम करते हैं ऐसे हम कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं. तो जैसे फूड के अंदर एक हेल्दी फूड होता है और एक जंक फूड होता है, तो वैसे ही कंटेंट में भी हेल्दी कंटेंट होता है और फिर जंक कंटेंट होता है. एंड नाउ चीट डे रखो यार. चीट डे तो होना ही चाहिए, वो तो बात ही नहीं हो रही. तो अभी क्या है कि क्योंकि लोग कंटेंट को इस नजर से नहीं देखते कि हेल्दी वर्सेस जंक, तो हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं हमें लगता है कि बस उसमें कोई, जब हम खाने को लेकर इतना कॉन्शियस है तो हम कंटेंट को लेकर इतना कॉन्शियस क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेंटल फिटनेस आपके कंटेंट पे डिपेंड करती है. जब आपकी फिजिकल फिटनेस आपके डाइट पे डिपेंड करती है, वैसे ही आपका मेंटल फिटनेस आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. I'm so happy to use the example of food because I've recently went into this debate with so many people. Even healthy food can taste good. मतलब ये बहुत ही गलत कंसेप्शन है कि वो अच्छा टेस्ट नहीं करता. So if you're using this analogy, I mean,
there's a show called One Day at a Time. It is similar, wo only. It is in one set. It is one family, and every day something new happens. But it is so good. It is made on topics that are bigger than life, and it is comedy format. So that is healthy food which tastes good also. It is light. It does not stay with you for long. तुम उसे देखते हो, तुम्हें कोई चीज तुम उस बारे में सोचते हो, फिर तुम भूल जाते हो. मतलब वो उस टाइप का शो है, which makes you think also, but which is light on you. So there are multiple things even in healthy content that you can watch which are light, which do not make you feel heavy. That's why I say 90% of the content is like that. पर बाकी का 10% अच्छा content भी तो है. दिल धड़कने 2 is a movie which I like very much. Agreed. 100%. It does not make you feel heavy. It makes you think, but it is light on you. ऐसी बहुत सारी books हैं या बहुत सारी मूवीज हैं या बहुत सारा कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर सकते हो, जो अच्छा है और जो भारी नहीं है. ये बहुत गलत लोगों का पर्सपेक्टिव है कि अगर मुझे कुछ लाइट ही देखना है तो उसमें मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ सलमान खान है. True. आपके पास ऑप्शन में बहुत बेटर चीजें हैं, आप उनको चूज नहीं करते, वो अलग बात है. सो आई लाइक टू कन्फेस कि मैंने ये बोरो कहाँ से किया है. दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ जंक फूड एंड हेल्दी फूड एंड सॉरी कंटेंट का जो एनालॉजी है, ये मैंने आनंद गांधी से बोरो करी है. अगर आप चले जाओगे और आनंद गांधी टाइप करोगे, वेदर इट्स इंक टॉक, टेड टॉक और एनीवे दैट ही इज गिविंग स्पीच, ही इज यूजिंग दिस एंड ही इज सेइंग व्हाट सलोनी सेड, कि वो अपनी मिमेसिस कल्चर लैब के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक हेल्दी टेस्टी कंटेंट क्रिएट कर सके, जो सलोनी बोल रही है. जैसे फॉर एग्जांपल द गेम दैट यू सी बिहाइंड शासन, इट्स बीन क्रिएटेड बाय मिमेसिस कल्चर लैब and it's a simulation for politics. So तो घर अपन खेलते हैं. Similarly तुम्बाड़ जो फिल्म है, similarly जो Insignificant Man जो फिल्म है, similarly जो Ship of Theseus फिल्म है, what Mimesis had till now created is in the segment of कि हम लोगों को boundaries push करने को, एक healthy content consume करने को कह रहे हैं, but हमारा target है कि वो entertaining हो. So finally this conversation has happened and बहुत अच्छा लगा. Thank you so much Saloni. It was such a great having the word with you. Thank you so much for doing this. Really. Thank you. Thank you for having me. Thank you so much for listening to this podcast. I hope this conversation with Saloni increased your awareness about the BMM course, helped you understand few of the ways to approach storytelling as a beginner, and offer different perspectives on role of an artist and writer's block. I hope this conversation will serve as a catalyst for you all to think about these topics more deeply. This is the end of chapter 9. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और जहाँ भी आपने ये पॉडकास्ट सुना है उस चैनल को सब्सक्राइब करो. I'll see you next week with the last chapter of this series, chapter 10, जिसमें मैं आपको बताऊंगा the ultimate outcome of my research, which will completely change the way you are experiencing life.